नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो जुड़ी हैं आपसे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज 3 बजे तक देश में कौन सी घटनाएं रहीं जो प्रमुख खबर बनी। पहली खबर लखनऊ से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। वहीं भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में आर्ट्स एकेडमी स्थापित करने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में भाजपा ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का वादा भी किया। प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं एक निश्चित समय में प्राप्त हो, इसकी गारंटी देने वाला कानून लाया जाएगा। वहीं आज की दूसरी खबर भी राजधानी लखनऊ से है, जहां पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि जब लोग कोविड में मर रहे थे यूपी में, तब योगी जी आप कहां थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफ़ी मांगे जिन लोगों की लाशें गंगा में आपने बहाने को मजबूर किया। आप जनता से माफ़ी मांगो। ममता ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी, क्या आपने अपनी पॉकेट से पैसा दिया है? ये सभी पैसा स्टेट से आपको मिलता है, ये जनता का पैसा है। वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से संसद से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे रहे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान बताया कि कैसे कोरोना काल में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया। साथ ही उन्होंने रोजगार से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि अगर महात्मा गांधी की इच्छानुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस ना होती तो भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक ना होता। दशकों तक करप्शन को संस्थागत न बनाकर रखा होता। जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। तो इस वक्त की 3 अहम बड़ी खबर। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली लखनऊ से, जब गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया 2022 चुनाव के लिए। दूसरी, संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ में उनके हैं अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर, राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो इस वक्त की 3 अहम खबरें आपको बता रहे हैं। पहली लखनऊ से, दूसरी भी खबर लखनऊ से ही है, तीसरी दिल्ली से है। पहली खबर जहां पर संकल्प पत्र जारी किया गया है गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गांधी के कहने पर कांग्रेस ना होती तो शायद देश में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता, देश परिवारवाद से मुक्त होता, देश में भ्रष्टाचार की जो एक मशीनरी चल रही थी वो ना होती। और पहली बड़ी खबर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, लखनऊ से जो है संकल्प पत्र आज जारी किया, उस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका पहले तो स्वागत है। दूसरी बात,
आज के संकल्प पत्र में सबको साधने की कोशिश की गई है। एमएसपी में अब आलू, टमाटर, प्याज को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। साथ ही साथ सिंचाई के लिए बिजली बिल्कुल मुफ्त होगी। कुल मिलाकर के सबको साधने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से ये एक चुनावी घोषणा पत्र है और चुनावी घोषणा पत्र में एक वादे किए जाते हैं, बताया जाता है कि अगर मेरी सरकार अब की आएगी तो क्या होगा। हाँ, तो अगर आप यूँ देखें कि संकल्प पत्र में वो मुद्दे ज्यादातर फोकस में हैं जिनकी चर्चा हो रही है, विपक्ष जिनको उठा रहा है, जैसे किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। तो आप देखिए इन पर ही बीजेपी ने फोकस किया और आप देखिए सबसे पहले से किसानों को, अब किसानों को भरपूर सौगात दे दी। कहा कि हम सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान देंगे, तालाब बना देंगे, ट्यूबवेल्स ले आएंगे, सर्विसल पंप लगवा देंगे, सब कुछ करेंगे सिंचाई के लिए। नंबर 2, एमएसपी में आलू, टमाटर, प्याज ले आएंगे और गेहूं और धान को मजबूत करेंगे। 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान हो जाए इसलिए कानून बनाएंगे। दूध के लिए जो है सहकारी समितियां गठित कर देंगे, मत्स्य पालन को ले आएंगे और ये भी कहा गया कि जो लोग सिंचाई करेंगे उस समय इनको बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। माने किसानों के लिए अगर देखा जाए तो भरपूर बातें की गई है। ये तक कहा गया है कि गांव को आदर्श बना करके उन्नत बनाएंगे, उन्हें सब ऑप्टिकल से जोड़ देंगे। और ये भी कहा गया, जो बेरोजगारी की बात थी तो बेरोजगारी में साफ साफ कहा कि 5 साल में हर घर में एक नौकरी और एक रोजगार होगा। हाँ, बड़ी बात हो गई कि आप 5 साल में बेरोजगारी का। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछला जो संकल्प था उसमें 92% हमने वादे पूरे कर दिए थे और इस बार जो है उत्तम प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनाने जा रहे हैं। आम आदमी की आय भी दुगनी करेंगे और ये भी कहा कि जो मेधावी छात्र हैं उनको हम टैबलेट देंगे, फोन देंगे, महिलाओं को स्कूटी देंगे। जो कन्या सुमंगल योजना थी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है, उसको 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया। स्वयं महिला समूह का जो लोन था उसे 1 लाख कर दिया गया। महिलाओं की जो पेंशन थी उसे बढ़ा करके 1,500 रुपए कर दिया गया। और महिलाओं को माने खास तौर से जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए रोडवेज सेवा को फ्री कर दिया गया कि अब वो जो है फ्री बस सेवा पर चलेंगे। तो इस तरीके से वैसे तो विश्वविद्यालय बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, ब्लॉक स्तर पे ITI बनाना, ये बहुत सी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो कुल मिलाकर के किसानों पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है और युवाओं पर फोकस है। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर के लिए 3 बातें। नंबर 1, मेगा लेदर पार्क बनेगा। कानपुर में एक एंटी टेररिस्ट जो है ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और यहाँ पर एक जो है एंटी करप्शन यूनिट भी बनाई जाएगी। तो इस तरीके की योजनाएं आज प्रस्तुत की गई। प्रदेश के 18 मंडलों की बात की गई है डॉक्टर रमेश वर्मा जी। 18 मंडलों में 18 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी, स्कूटी की बात आप जिक्र कर रहे थे, मुझे याद आ गया जो उनका महिलाओं के लिए, महिलाओं को साधने की कोशिश जो की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी स्कूटी फ्री देने की बात की गई है, उसमें भी लैपटॉप की बात की गई है, उसमें भी स्मार्टफोन देने की बात की गई है। तो यहाँ तो कुछ तो मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, किसानों पर ज्यादा फोकस किया गया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां के किसान नाराज चल रहे हैं और पहले और दूसरे फेज में ज्यादातर सीटें जो हैं, पहले फेज में तो पूरी की पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, दूसरे फेज में भी। ऐसे में किसानों का रुख क्या बीजेपी के प्रति स्मूथ हो सकता है, नरम हो सकता है? देखिए, किसानों का अगर आप अब तक के जितने भी बयान सुने उनके नेताओं के, तो वो एक बात केवल कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी बना दीजिए, एमएसपी का कानून बना दीजिए, हम मान जाएंगे। इसके अलावा वो सब मानते हैं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आप ला कह रहे हैं कि हम गेहूं और धान में एमएसपी को और मजबूत करेंगे, आलू टमाटर, लेकिन उनको उस पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि ये बिचौलिए व्यापारी फर्जी तरीके से सारा काम करके ले हमसे
कम पैसे में माल ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की कि यदि आप चाहते हैं तो एमएसपी को कानून बना दीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए कि इससे कम पर नहीं कोई लेगा। तो इस बात को, अगर किसान है तो किसान इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है, इसलिए अभी मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा, ठीक है आम जो किसान होंगे, जो अब महिलाएं होंगी, जो उनको लगेगा कि 2 सिलेंडर भी फ्री मिलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक राहत की बात तो लगेगी। लेकिन जो किसान नेता है, जो किसान मोर्चा है, वो अब इससे सहमत नहीं है। अब डॉक्टर रमेश वर्मा जी, एक बात तो ये आपने बिल्कुल सही की कि किसान मोर्चा की अगर बात की जाए, अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और लगातार बीजेपी के अगेंस्ट में बात करते हुए वो नजर आते हैं। आपने कहा किसान इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। क्या स्वामी रंगनाथ कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 1.5 गुना किसानों को मिल रहा है? पहली बात जो उनकी आय है, एमएसपी मतलब जो है। दूसरी चीज, उन्होंने इस बार ये कह दिया है अपने घोषणा पत्र में, गृह मंत्री जी ने, कि अब आलू, टमाटर, प्याज, इन तीनों को भी एमएसपी में ले आएंगे, उसके दायरे में ले आएंगे। अभी तक 23 चीजें हैं उसके अंदर में, 7 अनाज है, 7 तिलहन है, 5 दलहन है और इसके अलावा 4 जो है वो व्यापारिक खेती भी है। गन्ना का जो मूल्य तय करता है वो गन्ना एक आयोग है, वो तय करता है। ऐसे में अगर आलू, टमाटर और प्याज भी आ जाएगा तो किसानों को कितना फायदा आप देख रहे हैं? नहीं, वही बात तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो देखिए भाई दृष्टि तो बहुत अच्छी बात है कि आप एमएसपी कर देंगे उसके अनुसार, लेकिन सीधी बात यह है कि बाजार में एमएसपी पर खरीदता कौन है? हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसान तो यही चाहता है कि आप एमएसपी को मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इस बात को इंश्योर कर दीजिए कि एमएसपी से कम पर अगर कोई व्यक्ति माल खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं तो ये अब होता क्या है, बाजार में लेके कह रहे तुम्हारा माल तो ठीक नहीं है। अरे भाई ठीक है, वो हो गया, अगर आपको चाहना हो इतने में देना तो दीजिए। अब किसान मजबूरी में उनको दे देता है और फिर उसके बाद होता क्या है कि उसी को वो एमएसपी के दाम पर बेचता है या उससे ज्यादा दाम पे बेच करके मुनाफा कमा रहा है। तो शिकायत किसानों की यही है कि आप आलू टमाटर कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आलू इफरात आ जाता है, सारी समस्याएं होती है, कोल्ड स्टोरेज वाले अलग परेशान करते हैं। तो उनका कहना यही है कि ठीक है, आपकी योजना बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन यह सुनिश्चित कीजिए कि एमएसपी पर ही खरीद होगी, इससे नीचे जो करेगा वो दंडित होगा। जी, एक चीज और उन्होंने कही अपने घोषणा पत्र में कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको फ्री में कोचिंग भी देंगे। ऐसे में युवाओं को भी अपनी ओर करने की उन्होंने कोशिश की है, या ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आपके लिए खड़े हैं, आप तैयारी कीजिए, पैसा हम देंगे। नहीं, देखिए योगी सरकार ने इसके पहले भी ये काम किया, ये पहली बार की नई घोषणा नहीं है। ये तो इसको व्यवस्थित करेंगे या प्रपारमेंट करेंगे। इसके पहले उन्होंने एक घोषणा कर दी थी, बल्कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इसी क्लासेस भी लगाई गई थी। और ये कहा था कि एक्सपर्ट्स लोग जाकर के उनको बताएंगे, क्योंकि जो नौकरी की बात हो रही है उसमें कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दूसरा एक ये भी है कि आने जाने के साधन, इतना फार्म की फीस लगती है, सब कुछ होता है, तैयारी कायदे हो जाए तो ये कदम तो ठीक है, युवाओं को रिझाने के लिए ठीक है, लेकिन जरूरत किस बात की है कि वो जो कोचिंग हो उनमें फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, उनमें अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, वहां पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि ताकि बच्चों को, प्रतियोगियों को अच्छा लाभ मिल सके, व्यवहारिक ज्ञान मिल सके। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश वर्मा, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, इस पर चर्चा करने के लिए। तो बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया है। ऐसे में सबको साधने की कोशिश की गई है, सबको कुछ ना कुछ देने की बात की गई है चुनाव जीतने के बाद। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार 7 फेज में जो चुनाव होने हैं उसमें जनता किसको चुनती है। फैसले का दिन 10 मार्च है। पहला फेज यानी परसों 10 फरवरी को चुनाव होंगे और वोट डाले जाएंगे। और दूसरी खबर जो है, लखनऊ में जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने, इस खबर का रुख कर लेते हैं। इसमें हमारे साथ लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और योगी को
के अगेंस्ट में बोलती हुई नजर आई। वो साफ तौर पे कहती हुई नजर आई कि कोरोना में मैनेजमेंट नहीं सही था। आप अगर पैसा देते हैं तो पैसा आप किसका दे रहे हैं, अपना पैसा नहीं दे रहे हैं। राज्यों को पैसा देते हैं तो राज्यों से आप लेते हैं तब पैसा देते हैं। घेरते हुए नजर आए, सेकुलरिज्म की बात करती हुई नजर आई। और अखिलेश की मतलब तारीफ की वहां पर उन्होंने कि अगर कोई है तो वो अखिलेश ही कर सकते हैं यूपी के लिए अच्छा। जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली ओम। जिस तरह से आज ममता बनर्जी कल देर रात पहुंची थी, आज उन्होंने अखिलेश के साथ एक मंच साझा किया और निश्चित तौर पर उन्होंने ये आह्वान किया है उत्तर प्रदेश की जनता से कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटा देंगे तो केंद्र से बीजेपी को हम खात्मा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था तो आपको याद होगा कि खेला होइदे का एक उन्होंने नारा दिया था। बिल्कुल, एक टैगलाइन उन्होंने दी थी। जी, उन्होंने एक फुटबॉल भी मंच से जनता की तरफ फेंका था, मीडिया की तरफ फेंका था। आज भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला जब वो और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो आज भी उन्होंने एक फुटबॉल मीडिया कर्मी जहां पर उनको कवर कर रहे थे उनकी तरफ फेंका और बोला कि उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। जिस तरह से जिस समय बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी उसी समय अखिलेश यादव और ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मकसद एक ही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीति गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है, उससे ममता बनर्जी के आ जाने के बाद से अखिलेश यादव का निश्चित तौर पर राहुल यहाँ से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट नजर आ रही साफ तौर पर, क्योंकि 2024 को लेकर मेरे ख्याल से चल रही हैं ममता बनर्जी और उन्होंने इसकी नींव 2022 में ही यूपी में आकर के रख दी है। इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है उसके ध्रुवीकरण के लिए यहां पर आई हैं और वो उन्होंने जो कही आपने बात खेला होवे, इससे वो चीज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पहले चरण का चुनाव है वो पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है। पश्चिमी यूपी में ही जाट और जो गढ़ है वहां पर उस गढ़ को भेजने के लिए हर पार्टी प्रयास कर रही है और माना जा रहा है कि पहले 2 चरण में जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी चुनाव उसका हो सकता है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से आपने कहा कि तीसरा फ्रंट मुस्लिम तुष्टीकरण इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट लैंड है, वहां पे मुस्लिम और कहा भी जाता है कि जाट और मुस्लिम जिस तरह वोट करेंगे सरकार उसकी बननी तय हो जाती है। उसी को रिझाने के लिए सभी पार्टियां अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ वहां पर लगातार मंच साझा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, घर घर जाकर उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लुभाने का प्रयास हो रहा है। उसी क्रम में जब 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है, उसके पहले ममता बनर्जी का आना, तो कहीं ना कहीं वोटरों को रिझाना है उन्हीं। बिल्कुल राहुल, यहाँ पर नई रोशनी की बात करते हुए नजर आए। वो रोशनी अखिलेश ला सकते हैं ऐसा कहते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहती हुई नजर आई। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। ऐसे में बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है। और अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जो राज्यसभा में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे तीर चलाए हैं कि उसका जवाब अब कांग्रेस हो सकता है आज या कल दे। उसका जवाब कांग्रेस जरूर देगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गांधी जी की बात सही हो गई होती और कांग्रेस ना होती तो परिवारवाद ना होता, भ्रष्टाचार ना होता, कई चीजें उन्होंने कही हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इसका अब जवाब क्या आएगा। तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में घेरने की कोशिश जरूर की है। उन्होंने इस दौरान कोरोना काल में अलग अलग क्षेत्रों में क्या काम हुआ है उसके बारे में भी बताया। उन्होंने रोजगार से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महात्मा गांधी की इच्छानुसार अगर कांग्रेस ना होती, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस ना होती तो भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक ना होता, दशकों तक करप्शन को संस्थागत ना बनाकर रखा होता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। तो कांग्रेस को घेरते हुए यहां पर नजर आए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को घेरा है, महात्मा गांधी का जिक्र किया है, महंगाई से लेकर के रोजगार तक की उन्होंने बात की, कोरोना काल के दौरान किस तरीके से काम किया गया वो भी बताया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिलाष अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ गए हैं। अभिलाष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने सिखों की बात भी की है, तो ऐसे में क्या चुनाव के चलते ये जो बयान दिया है, चर्चा की है, संसद में इस तरीके की बात की है, फर्क पड़ता हुआ आप देखते हैं? देखो मित्र, ये जो नरेंद्र मोदी ने आज ही घेरने की कोशिश नहीं की है जी, उन्होंने जो लोकसभा में बोला था उसमें भी उन्होंने घेरने की कोशिश की जी। इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि जो आने वाले विधानसभा के 5 विधानसभा के चुनाव हैं, उन 5 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार चुकी है चुनाव। तो अब उनका फ्रस्ट्रेशन कहाँ से निकले, तो उन्होंने कल कोरोना और टुकड़े टुकड़े बैंक के मामले में कांग्रेस को बहुत घेरने की कोशिश की। अभी किसी भी व्यक्ति को जब मॉन्टेसरी में छात्र पढ़ता हो, उस छात्र को बुला के पूछो कि भाई कोरोना से कांग्रेस का क्या लेना देना, कांग्रेस ने कोरोना कैसे फैलाया। मगर नरेंद्र मोदी को चूंकि झूठ बोलने की आदत है और उन्होंने बताया कि कोरोना के 24 फरवरी को इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया था अहमदाबाद और 31 जनवरी को पहला केस आया था। मेरे मित्र ध्यान रखिए, आपके श्रोताओं के लिए भी बोल रहा हूँ कि 31 जनवरी को पहला केस केरल में आया था, भारतवर्ष में पहला केस, और 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप था। क्यों भाई नमस्ते ट्रंप करने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोला था, राहुल गांधी ने तो दिसंबर में ही बोल दिया था, जनवरी में बोला कि महामारी आने वाली है, आप तो बोल रहे कांग्रेस लाइफ महामारी। अरे राहुल गांधी ने पहले ही चेता दिया था कि ये महामारी आ रही है, इससे निपटने की तैयारी करिए। मगर आपको नमस्ते ट्रंप इतना जरूरी था क्योंकि वहाँ पर हाउडी मोदी हो चुका था अमेरिका में, तो हाउडी मोदी को वो करना, उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया। देखिए मित्र, मैं आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप था। तो जो जहाँ पर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट जाते हैं वहाँ पर 90 दिन पहले से रेकी शुरू हो जाती है, उनकी 6 लेयर सिक्योरिटी होती। तो 90 दिन पहले का मतलब फरवरी के पहले वो अभिलाष जी उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिख नरसंहार ना होता, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है आज। ऐसे में पंजाब में चुनाव है, क्या वोटर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। क्या पंजाब में चुनाव है ऐसे में, और इस बयान से क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है वोटर्स पे पंजाब पे? कौन से बयान थे? उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। देखिए, सिखों का नरसंहार जो 84 में हुआ वो एक्चुअली कांग्रेस के बहाने आरएसएस ने किया। इसके प्रमाण भी सामने धीरे धीरे आने वाले हैं। तो कांग्रेस का प्रशासन था, कांग्रेस। चलिए ठीक है अभिलाष, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से घेरने की कोशिश की है कांग्रेस को, वो बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में एक सोची समझी रणनीति भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।